नमस्कार साथियों, यूट्यूब चैनल मिशन ऑनलाइन एकेडमी में आप सबका स्वागत है। साथियों, आज हम CTET के 1 से 5 स्विच टू एंड का CDP लेकर के आपके बीच प्रस्तुत हुए। आज का सेशन CDP के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। जैसे STET, CTET और आने वाला एग्जाम आपका है 1 से 5 6 to 8, उसमें बहुत इंपॉर्टेंट होगा। जो 30 नंबर की क्वेश्चन आपके उसके अंदर पूछेगी, इसके लिए दृष्टिकोण से आज के सेशन बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। प्लीज आप मुश्किल से 30 से 40 मिनट इस सेशन में जुड़ के रहेंगे और आने वाला एग्जाम में आपको बेहद फायदा मिलेगा, आप उसको देखेंगे। मैं उन विद्यार्थियों के लिए 5 एडवाइस देना चाहता हूँ, 5 सलाह देना चाहता हूँ। कृपया उस सलाह को अच्छा ढंग से सुने और अपने आप को समझे और जज करे यह सलाह में क्या कमी है और क्या हमको यूज करना चाहिए, ये सलाह आखिर है क्या। तो पहला सलाह हम आप लोग को देना चाह रहे हैं और वह सलाह पहला सलाह है आपका है, पहला एडवाइस साहब है कि अगर आज आप 6 घंटे नहीं पढ़ सकते हो, अगर आज आप 6 घंटे नहीं पढ़ सकते हैं तो 12 घंटे काम करने के लिए तैयार रहना होगा। इसलिए साथियों, स्टूडेंट्स, मेरे विद्यार्थियों, आपको यदि 6 घंटा अपने आप को सेल्फ स्टडी नहीं कर सकते हैं तो कल के डेट में आपको 12 घंटा वर्क करना ही पड़ेगा। आपको जिस हिसाब से आपके लिए काम करना पड़ेगा, जैसे जीवन जीने के लिए कुछ न कुछ करना ही पड़ता है। जो आप देखते हैं लोग गांव समाज में देखते हैं लोग क्या करते हैं, आपको वह स्थिति करना पड़ेगा। दूसरा है, अगर आज आपको अपने माँ बाप की बातें गलत लगती है, आज आपको अभी अपने माँ बाप की बातें गलत लगती है तो आज के बाद आप दूसरे की लोगों की ताना सुनने के लिए तैयार रहना। आपको बता दें, आपकी दुनिया में 3 व्यक्ति ऐसे हैं जो आपके हमेशा के लिए हमेशा हमेशा अच्छा सोचते रहेंगे, आप बेशक उनके लिए कुछ क्यों न करें। माँ, बाप और गुरु, ये 3 व्यक्ति आपको हमेशा निखारने की कोशिश करते हैं और निखारने की कोशिश हमेशा करते रहते हैं और उनकी बात को आप अमल करें, उनकी बात को आप सुने, नहीं तो ताना सुनने के लिए आपको तैयार रहना पड़ेगा। तीसरा पॉइंट आपका है, अगर आज आप में खुद के सपने पूरे करने की हिम्मत नहीं है, अगर आज आपको खुद के सपने पूरे करने की हिम्मत नहीं है तो कल आप 10-12 हजार रुपये में कल आप 10-12 हजार रुपये में दूसरे के सपने पूरे करने के लिए तैयार रहना पड़ेगा। आपको मात्र 10-12 हजार रुपये मिलेगा और जो दूसरे लोगों को सपना है, जो दूसरे लोग के एम है, उसको पूरा करना पड़ेगा आपको। जैसे कि आप बड़ी बड़ी कंपनियों देखते हैं, आप 10 घंटा 12 घंटा काम करते हैं, 10,000-12,000 रुपया मिलता है, लेकिन सपना अमीर कौन बन रहा है, सपना किसका पूरा हो रहा है, दूसरे लोग को पूरा हो रहा है। तो आपको ही करना पड़ जाएगा यदि आपको अपने सपने पूरा करने की हिम्मत आपके अंदर नहीं है तो। नंबर 4, तुम्हारे माँ बाप की जवानी, तुम्हारे माँ बाप की जवानी अगर गरीबी में बीती हो, अगर गरीबी में बीती हो, लेकिन तुम उससे उनकी बुढ़ापा गरीबी में मत बीतने देना। उनकी माँ, आपकी माँ बाप की जवानी बेशक गरीबी में बीत गई हो, लेकिन उनकी बुढ़ापा गरीबी में मत बीतने देना। ये काम तभी कर सकते हैं आप अपने आप पर सबल हो सकते हैं, अपने पैरों पर अच्छी तरह खड़ा हो सकते हैं, तभी आपकी माँ बाप गरीबी में नहीं बीतेगा। नहीं तो जो स्थिति उनकी जवानी में था वह इससे बदतर इसी बुढ़ापा में हो सकता है और आप कुछ कर भी नहीं सकते हैं सिर्फ दुआ सिवा के कारण, दुआ सिवा के अलावा कुछ कर भी नहीं सकते। नंबर 5 आपका है, जिंदगी में हर मौका बार बार मिलता है, जिंदगी में हर मौका बार बार मिलता है, लेकिन पढ़ाई का मौका दोबारा नहीं मिलती है, दोबारा नहीं मिलती है।
इसलिए मेरे भाइयों इन बहनों, आप अपनी पढ़ाई को तन मन से देखिए, एक एक समय इम्पोर्टेंट है, आप उसे देखिए। तो आप थोड़ी देर पहले आपको बार बार मैं कहा भी करता हूं कि वक्त और समय दोनों इम्तिहान लेती है। वक्त और समय तथा गुरु दोनों इम्तिहान लेती है, बस सिर्फ अंतर यह है, वक्त जो है इम्तिहान लेकर सिखाती है और गुरु जो है सिखाकर इम्तिहान लेती है। इसलिए वक्त से आप डरिए, समय से आप डरिए। आप जैसा समय जिस स्थिति में है उस परिस्थिति से जूझिए और अपने आप को निखारिए और अच्छा बनाइए। तो आज के सेशन का हम अगला क्वेश्चन प्राप्त चलते हैं। आज की पहला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पहला क्वेश्चन चलते हैं, सीडीपी का पहला क्वेश्चन आपका है। तो पहला क्वेश्चन इसमें आपका सीडीपी का है। फर्स्ट क्वेश्चन आ जाइए भाई। फर्स्ट क्वेश्चन, विद्यालय विद्यालय की शिक्षा व्यवस्था का केंद्र बिंदु होता है। विद्यालय का शिक्षा व्यवस्था का केंद्र बिंदु क्या होता है? विद्यालय भवन, पाठचर्या, पुस्तकालय की पुस्तकें, विद्यालय के उपकरण। विद्यालय की शिक्षा व्यवस्था केंद्र बिंदु होती है। सबसे इंपोर्टेंट क्या? विद्यालय भवन, बिल्डिंग 10 मंजिला बना देंगे तो उससे क्या होने वाली है? कुछ होने वाली है। विद्यालय पुस्तकालय में पुस्तक रख दीजिए लाखों लाखों, पढ़ने वाला कोई नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा। और विद्यालय के उपकरण क्या होगा? बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट आपका क्या आंसर होगा कि पाठ्यचर्या। पाठचर्या विद्यालय का केंद्र, क्या व्यवस्था का, शिक्षा व्यवस्था का क्या है? केंद्र बिंदु है। क्या है? पाठचर्या। पाठचर्या शिक्षा व्यवस्था की केंद्र बिंदु है। अगर कहते हैं पाठचर्या की संकल्पना के संदर्भ में सबसे चर्चित परिभाषा निम्नलिखित में किसकी मानी जाती है? कहता है पाठचर्या। पाठचर्या पाठचर्या की संकल्पना के संदर्भ में सबसे चर्चित परिभाषा किसकी मानी जाती है? मुनरो का, क्रो और क्रो का, कनिंघम का और कैसबेल का। कैसबेल का किसका माना जाता है? पाठचर्या की संकल्पना के संदर्भ में सबसे चर्चित परिभाषा किसकी मानी जाती है? तो किसकी मानी जाता है? तो कनिंघम का। किसकी मानी जाती है? कनिंघम का। किसकी मानी जाती है? कनिंघम का। अब 3 नंबर क्वेश्चन आपका है, पाठ्यक्रम। पाठ्यक्रम की अवधारणा में निम्नलिखित में किसको शामिल किया जाता है? पाठ्यक्रम में तो विषय वस्तु को, उद्देश्य को, संगठन को, ये सभी पाठ्यक्रम में। पाठ्यक्रम में पाठ्यक्रम की अवधारणा में निम्नलिखित में किसको शामिल किया जाता है? पाठ्यक्रम के अवधारणा में किसको शामिल किया जाता है? तो किसको किया जाता है? विषय वस्तु का। आपका विषय वस्तु होना बहुत जरूरी है। उद्देश्य का, आप किस लिए पढ़ते हैं, क्या चीज आपका कहाँ डेस्टिनेशन पहुंचना है। संगठन का, और ये सभी। तो आंसर क्या हो जाएगा? ये सभी। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ये सभी। और दूसरी बात बताएं आपको, जब सीडीपी क्वेश्चन बनाते रहेंगे जिसमें वन या वन मोर देन वन, एक से अधिक रहेगा या ये सभी रहेगा, तो आप उसमें देखेंगे 95% वही आंसर संभावना होता है। 95% वही आंसर आपका संभावना होता है, एक से अधिक या इनमें से सभी, उपरोक्त में से सभी। पाठचर्या निम्नलिखित में से किस पर आधारित होती है? पाठचर्या निम्नलिखित में किस पर आधारित होती है? अपने समाज की मान्यताओं के आधार पर। अपने समाज के मान्यताओं के आधार पर, अपने समाज के विश्वासों के आधार पर, अपने समाज के विचारों के आधार पर ये पाठचर्या जो है किस पर डिपेंड करता है? किस पर डिपेंड करता है? तो किस पर डिपेंड करता है? तो अभी थोड़ा देर पहले बताया, जिसमें एक से अधिक रहेगा या उपरोक्त में से सभी है तो वही आंसर आप लगा देंगे। यहाँ भी वही करेंगे, उपरोक्त में से सभी। यदि सीडीपी का क्वेश्चन आप बना रहे हैं, यदि ए मोर देन वन, मोर
मोर देन वन यदि दिया हो किसी आंसर में, मोर देन वन दिया हुआ है, तो आप उसको आंसर लगाने के हिचकेंगे नहीं। आप इसकी सही का संभावना, ये एक्यूरेसी की संभावना 95% रहती है। और इसे आप फिर देखिए, अपने समाज की मान्यताओं के आधार पर बिल्कुल सही है, अपने समाज के विश्वासों के आधार पर, अपने समाज के विचारों के आधार पर, ये सब उपरोक्त में से क्या होगा, सही, ये आपका आंसर होगा। तो पाठचर्या निम्नलिखित में से किस पर आधारित है, तो उपरोक्त में से सभी पर आधारित है। अब 5 नंबर क्वेश्चन है, पाठचर्या का निर्धारण किस आधार पर किया जाता है। पाठचर्या का निर्धारण किस आधार पर किया जाता है, दार्शनिक आधार पर, मनोवैज्ञानिक आधार पर, समाज शास्त्रीय आधार पर, ये सभी। अब देखिए इस सब टाइम में जब आप, वैसे तो सभी पॉजिटिव ही बात है, इसमें सभी क्या है, पॉजिटिव बात है। जब भी सीडीपी बनाते हैं, जितने पॉजिटिव बात है उस सब को मेरे पास उस सब आंसर होता है। तो कहता है पाठचर्या किसके आधार पर निर्धारित किया जाता है, तो दार्शनिक आधार पर, मनोवैज्ञानिक साइकोलॉजी के आधार पर, समाज शास्त्री सोशियोलॉजी के आधार पर, ये सब फिलोसफी के आधार पर किया जाता है। तो ये क्या हो गया, ये सब सभी, ये सभी इसी प्रकार क्या होगा, ये मोर देन वन है, तो इसलिए ये सभी आंसर आपका होगा, ये सभी आंसर आपका इसमें होगा। अगर किस पाठ की रचना आदर्शों, विचारों एवं शाश्वत मूल्यों के आधार पर होती है, किस पाठ्य की रचनाओं, आदर्शों, विचारों एवं शाश्वत मूल्यों के आधार पर होती है, प्रकृतिवाद, प्रयोजनवाद, आदर्शवाद, यथार्थवाद। कहता है इसमें पाठ्य की रचना आदर्शों, विचारों, शाश्वत मूल्यों के आधार पर होती है। जब ही आदर्श हो गया, तो जब ही आदर्श इसमें है तो क्या हो गया, आदर्शवाद होगा। जब आदर्श हो गया तो क्या होगा, आदर्शवाद होगा। आंसर क्या हो जाएगा, आदर्शवाद होगा। अब इसमें कहते हैं पाठचर्या के दार्शनिक आधारों में निम्नलिखित में से कौन एक सम्मिलित है। पाठचर्या के दार्शनिक आधारों पर, पाठचर्या के दार्शनिक आधारों पर निम्नलिखित में से कौन सम्मिलित है, प्रकृतिवाद, आदर्शवाद, प्रयोजनवाद, यथार्थवाद। इसमें है 1 2 2 3 1 2 4 और 1 2 3 4, 1 2 3 4। अब आपको थोड़ा देर वही फिर फॉर्मूला आपको लगाना है, वही फॉर्मूला लगाना है, या इनमें से सभी वाला जो है, इनमें सभी आंसर क्या होगा, डी नंबर 1 2 3 4, 1 2 3 4 उपरोक्त में से सभी आपका आंसर हो जाएगा। सीडीपी की जब भी सवाल बनाने की कोशिश करेंगे, यदि एक से अधिक है तो आप उसमें एक से अधिक मारने की कोशिश करेंगे और वो आंसर होती है आपका। किस पाठचर्या में वैज्ञानिक विषयों को प्रमुख तथा मानवीय विषयों को गौण स्थान दिया जाता है। किस पाठचर्या में वैज्ञानिक विषयों के प्रमुख तथा मानवीय विषयों को गौण स्थान दिया जाता है, प्रकृतिवादी पाठचर्या, प्रयोजनवादी पाठचर्या, आदर्शवादी पाठचर्या, यथार्थवादी पाठचर्या। कहता है निम्नलिखित किस पाठचर्या में वैज्ञानिक विषयों को प्रमुख और मानवीय विषयों को गौण स्थान दिया जाता है, तो गौण स्थान दिया जाता है कौन होगा तब यहाँ पर, यानी प्रकृतिवादी पाठचर्या, प्रकृतिवादी पाठचर्या, प्रकृतिवादी पाठचर्या। आइए, प्रयोजनवादी पाठचर्या में कौन एक प्रमुख विषय के रूप में शामिल नहीं होता है। कहता प्रयोजनवादी पाठचर्या में निम्नलिखित में से कौन एक विषय शामिल नहीं होता है, तो नहीं होता है प्रयोजनवादी में। तो क्या इसमें है, कला, स्वास्थ्य विज्ञान, शारीरिक विज्ञान और गृह विज्ञान। तो कौन शामिल नहीं होती है, तो इसमें प्रयोजनवादी में स्वास्थ्य विज्ञान होगा, शारीरिक विज्ञान होगा और गृह विज्ञान,
तीनों विज्ञान होगा, अर्थात इसमें कला नहीं होगा। आंसर क्या हो जाएगा? कला। आंसर क्या हो जाएगा इसका? कला हो जाएगा। आंसर हो जाएगा आपका इसमें कला। आंसर क्या हो जाएगा? कला। अब 10 नंबर सवाल है, किस शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य सुखी एवं वास्तविक जीवन की तैयारी हेतु ज्ञानेंद्रियों का विकास एवं प्रशिक्षण करना है? बालकों को प्रकृति एवं सामाजिक वातावरण से परिचित कराकर उसे व्यावसायिक कुशलता प्रदान करना है। क्या है? तो क्या यहाँ पर होगा? प्रकृतिवादी शिक्षा, यथार्थवादी शिक्षा, प्रयोजनवादी शिक्षा, आदर्शवादी शिक्षा। तो इसमें क्या करता है? प्रमुख उद्देश्य सुखी एवं वास्तविक शिक्षा को क्या होगा? तो इसमें क्या होगा? यथार्थवादी शिक्षा। आंसर क्या हो जाएगा? यथार्थवादी शिक्षा। यथार्थवादी व्यवसायिक कुशलता प्रदान करना, व्यवसायिक कुशलता प्रदान करना क्या होगा? यथार्थवादी शिक्षा होगा। क्या होगा? यथार्थवादी शिक्षा होगा। यथार्थ के कहते किस विचारधारा, कहते किस विचारधारा के अंतर्गत वैज्ञानिक विषयों की अपेक्षा मानवीय अध्ययनों पर विशेष बल दिया गया है? कहता है किस विचारधारा के अंतर्गत वैज्ञानिक विषय की अपेक्षा मानवीय अध्ययन पर, वैज्ञानिक क्या बोलती है उस पर, अच्छा मानवीय अध्ययन पर विशेष बल दिया गया। अस्तित्ववादी पर, प्रकृतिवादी पर, यथार्थवादी पर, प्रयोजनवादी पर। यहां पर क्या किया है? सुपरमेसी किसका है? मानवीय अध्ययन का। सुपरमेसी किसका है? तो मानवीय अध्ययन का। इसका आंसर क्या होगा? अस्तित्ववादी। अस्तित्ववादी। इसका आंसर क्या होगा? अस्तित्ववादी। यहां पर क्या किया गया? वैज्ञानिक से मानवीय अध्ययन का सुपरमेसी किया गया है, मानवीय अध्ययन को ज्यादा बल दिया गया इस पर। 12 नंबर कहता है, निम्नलिखित में से किस विद्वान ने एक नवीन समान सामाजिक विज्ञान समाजशास्त्र को जन्म देकर शिक्षा में समाज शास्त्रीय प्रकृति को पूर्ण बना देने के लिए सुदृढ़ आधारशिला रखी है? कहता है इसमें को किस विद्वान ने, आप उस विद्वान का नाम बताना है जो नवीन समान सामाजिक विज्ञान समाज शास्त्र को जन्म देकर शिक्षा में समाज शास्त्र प्रकृति का पूर्ण बना देने की सुदृढ़ आधारशिला रखी है। उस वैज्ञानिक का नाम बताना है। उस वैज्ञानिक कौन है? मुनरो, रस्क, ऑगस्ट कॉम्टे और लुमले। आंसर क्या होगा इसका? ऑगस्ट कॉम्टे। आंसर क्या होगा इसका? ऑगस्ट कॉम्टे। 13 नंबर क्वेश्चन आइए। 13 नंबर क्वेश्चन आपका, निम्नलिखित में से एक कौन पाठचर्या के समाज शास्त्रीय आधार से संबंधित है? किससे? एक कौन समाज शास्त्रीय आधार से संबंधित है? तो सामाजिक स्थिति, परिवार, समाज की प्रकृति, ये सभी कौन आधारित है, कौन अध्ययन है? तो आपको थोड़ा से पहले आपको बताएं जिसमें आंसर क्या होगा? मोर देन वन। तो वही आपका आंसर लगाएंगे, मोर देन वन। इसमें भी क्या है? ये सभी आपको क्या होगा? आंसर हो जाएगा। ये सभी आपका आंसर हो जाएगा। 14 कहता है, शिक्षा में मनोवैज्ञानिक प्रकृति से तात्पर्य है। शिक्षा में मनोवैज्ञानिक प्रकृति से क्या तात्पर्य है? शिक्षा को मनोविज्ञान पर आधारित होने से, शिक्षक को मनोविज्ञान पर आधारित होने से, विद्यार्थी को मनोवैज्ञानिक पर आधारित होने से, समाज को मनोवैज्ञानिक पर आधारित होने से। कहता है शिक्षा में मनोवैज्ञानिक प्रकृति से क्या तात्पर्य है?
किसको शिक्षा में मनोवैज्ञानिक प्रकृति से क्या तात्पर्य है? तो शिक्षा में मनोवैज्ञानिक प्रकृति से क्या तात्पर्य है? तो शिक्षा की बात करता है। यदि शिक्षक करेंगे तो सेपरेशन हो जाएगा, विद्यार्थी करेंगे सेपरेशन हो जाएगा, समाज भी करेंगे तो अकेला हो जाएगा। यदि शिक्षा को मनोवैज्ञानिक पर आधारित होने से करेंगे तो इस शिक्षा में क्या आ जाएगा? ऑल ओवर आ जाएगा, ऑल पूरे सभी आ जाएगा, स्टूडेंट आ जाएगा, टीचर्स आ जाएंगे, समाज के लोग आ जाएंगे, एंड अदर जितने भी लोग हैं, जितने भी एजुकेटेड संबंधित है, सब इसके अंदर आ जाएगा। इसलिए शिक्षा को मनोवैज्ञानिक पर आधारित होने से आंसर क्या होगा? शिक्षा को मनोवैज्ञानिक पर आधारित होने से। 15 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन मनोविज्ञान से संबंधित है? मनोविज्ञान से संबंधित है। तो पहला है ऑगस्ट कॉम्टे, दूसरा है ब्रूनर, तीसरा है कोहर और चौथा है स्किनर। तो कौन मनोविज्ञान से संबंधित है? कौन मनोविज्ञान से संबंधित है? तो बताना, 1 मिनट। एक मिनट, गिर गया कलम। कौन मनोविज्ञान से क्या है? संबंधित है। तो संबंधित मनोविज्ञान से संबंधित है। तो अब आप देखेंगे तो क्या होगा? तो क्या होगा? तो 1 2 2 है, नहीं होगा। 2 3 नहीं होगा। तो 1 2 3, तो 3 2 3 4। अब ए सी और डी देखेंगे, सी और डी आपको देखना है। तो कौन मनोविज्ञानी से संबंधित है? तो ब्रूनर है, स्किनर है और कोहर है। तो क्या होगा? 2 3 और 4, 2 3 और 4, 2 3 और 4। आंसर आपका क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन हो जाएगा, डी ऑप्शन होगा। अब 16 में, निम्नलिखित में से कौन एक मनोवैज्ञानिक तत्व नहीं है? मनोवैज्ञानिक तत्व नहीं है। धार्मिक संगठन, अभिवृत्ति, आकांक्षा, अभिरुचि। तो आंसर क्या होगा इसका? धार्मिक संगठन। आंसर क्या होगा? धार्मिक संगठन। धार्मिक संगठन क्या है? मनोविज्ञान से संबंधित नहीं है, अर्थात मनोविज्ञान का तत्व नहीं है। क्या होगा? धार्मिक संगठन। क्या होगा? धार्मिक संगठन। 17 नंबर क्वेश्चन आपका है, बालकों में अंतर्निहित शक्तियों का विकास करने हेतु क्या करना चाहिए? बालकों में, यानी बालकों में अंतर्निहित शक्तियों का विकास करने हेतु क्या करना चाहिए? बालक के व्यवहार का अध्ययन करना चाहिए, बालक की अरुचियों का अध्ययन करना चाहिए, बालक के व्यवहार का अध्ययन कर उसकी मूल प्रवृत्तियों का अनुसार शिक्षा दी जानी चाहिए, बालक के व्यवहार में परिवर्तन करना चाहिए। तो ऑप्शन का में देखेंगे हल्का सा डिफरेंस ऑप्शन में है, हल्का डिफरेंस है। तो आपको इसमें कह रहा है बालकों में अंतर्निहित शक्तियों का विकास करने तो क्या करना चाहिए? तो क्या करना चाहिए? बालकों में क्या करना चाहिए? तो क्या करना चाहिए? सबसे पहले बालक के स्टडी करेंगे, बालक के बिहेव के स्टडी करेंगे, व्यवहार के स्टडी करते हैं तो वही आपके क्या होगा? बालक के व्यवहार का अध्ययन कर उसकी मूल प्रवृत्तियों के अनुसार शिक्षा दी जानी चाहिए। आंसर क्या हो जाएगा? सी नंबर। आंसर क्या हो जाएगा? सी नंबर आंसर हो जाएगा। 18 नंबर सवाल अब है कि मनोवैज्ञानिक की सहायता से शिक्षाविद पाठचर्या का संगठन करते समय बालक के किन पक्षों को ध्यान में नहीं रखते हैं? किन पक्षों को ध्यान में नहीं रखते हैं? आयु को, अभियोग्यता को, मानसिक बौद्धिक स्तर को, आर्थिक स्थिति को। तो बालक के किसके बारे में जब ये क्या करते हैं? संगठन करते हैं शिक्षाविद, तो क्या चीज ध्यान में नहीं रखते हैं? तो बालक के स्थिति को, आयु को, अभियोग्यता को, मानसिक बौद्धिक स्तर को किसकी ध्यान में रखते हैं?
आर्थिक स्थिति को ध्यान में नहीं रखते हैं कि वह बालक का परिवार या बालक किस स्थिति में, इकोनॉमिक कंडीशन क्या है, इसके बारे में ध्यान नहीं रखते हैं। आइए 19 नंबर क्वेश्चन। 19 नंबर, पाठचर्या निर्माण में बालक के महत्व को किस विद्वान ने अपनी पुस्तक करिकुलम प्लानिंग में उल्लेख किया है? करिकुलम प्लानिंग में क्या किया? उल्लेख नहीं किया है। क्या हेराल्ड टी जॉनसन, एडवर्ड ए क्रग, पेस्टोलॉजी, फ्रोवेल, किसने करिकुलम प्लानिंग में उल्लेख किया है? करिकुलम प्लानिंग में उल्लेख किया है। किसने उल्लेख किया है? तो इसका आंसर क्या होगा? एडवर्ड ए क्रग। आइए 20 नंबर क्वेश्चन आपका है, निम्नलिखित में से किसके अनुसार पाठचर्या के मनोवैज्ञानिक आधार मनोविज्ञान के दो पक्ष हैं जो अधिगम प्रक्रिया को प्रभावित करते हैं तथा पाठचर्या निर्माता को विद्यार्थी के व्यवहार के संबंध में बुद्धिमत्तापूर्ण निर्णय लेने में सहायता करते हैं? कौन करते हैं? कनिंगम ने, मुंडो ने, हेराल्ड टी जॉनसन ने, बेलेंटाइन ने। किसने करते हैं? बिल्कुल अच्छा समझने की आवश्यकता है। कहता नहीं, किसके अनुसार पाठचर्या मनोवैज्ञानिक आधार मनोविज्ञान के दो पक्ष हैं जो अधिगम प्रक्रिया को प्रभावित करते हैं तथा पाठचर्या निर्माता को विद्यार्थी व्यवहार के संबंध में बुद्धिमत्तापूर्ण निर्णय लेने में सहायता करते हैं। इनके अनुसार है। किसने कहा ये बात? तो किसने कहा? तो हेराल्ड टी जॉनसन ने कहा। ये बात किसने कहा? तो हेराल्ड टी जॉनसन ने कहा। अब 21 नंबर क्वेश्चन कहता है, मनोवैज्ञानिक दृष्टि से पाठचर्या निर्माण के मुख्य निर्धारक हैं। पाठचर्या निर्माण के मुख्य निर्धारक है परिपक्वता एवं विकास, व्यक्तिगत विभिन्नताएं, अभिप्रेरणा, उपरोक्त सभी। सबसे पहले कहता है मनोवैज्ञानिक दृष्टि से पाठचर्या निर्माण के मुख्य निर्धारक कौन है? मुख्य निर्धारक कौन है? तो मुख्य निर्धारक कौन है? तो अभी आपको भी वही बात बताते हैं जिसमें मोर देन वन रहेगा, तो वही आपका आंसर होता है, यानी उपरोक्त में से सभी। अब 22 क्वेश्चन नंबर कहता है, डैश पाठचर्या शिक्षा के महत्वपूर्ण घटक के तौर पर समाज व समुदाय की आवश्यकताओं को समझने में सहायता करता है। कौन करता है? तो शिक्षण केंद्रित, कार्य आधारित, मूल्य केंद्रित, छात्र आधारित। तो यहाँ डैश में है, रिक्त स्थान में है, कहता है डैश पाठ शिक्षा के महत्वपूर्ण घटक के तौर पर समाज व समुदाय की आवश्यकताओं को समझने में सहायता करता है। कौन सहायता करता है? किस पर करता है? तो क्या होगा? वर्क बेस्ड, यानी कार्य आधारित। क्या करता है? वर्क बेस्ड अर्थात कार्य आधारित करता है, कार्य आधारित। 23 नंबर क्वेश्चन आपका है, पाठचर्या में छात्रों के दैनिक जीवन से संबंधित कार्य शिक्षा को सम्मिलित करने का प्रत्यक्ष प्रभाव छात्रों के किस कौशल के विकास पर पड़ता है? विवेचना कौशल, सृजनात्मकता कौशल, विश्लेषणात्मक कौशल और रचनावादी कौशल। क्या कहता है? पाठचर्या में छात्रों के दैनिक जीवन संबंधित कार्य शिक्षा को सम्मिलित करने के प्रत्यक्ष प्रभाव
छात्रों के किस कौशल के विकास पर पड़ता है? तो किस कौशल के विकास पर पड़ता है? तो आंसर क्या होगा इसमें? विश्लेषणात्मक कौशल। आंसर क्या होगा? विश्लेषणात्मक कौशल। 24 नंबर क्वेश्चन देखिए। अब 24 नंबर का क्वेश्चन कहता है एनसीएफ का विस्तृत रूप क्या है? नेशनल कैरेक्टर फंड, नेशनल करिकुलम फॉर्मेट, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क, उपरोक्त में से कोई नहीं। एनसीएफ का फुल फॉर्म होता है, एनसीएफ का फुल फॉर्म होता है नेशनल नेशनल करिकुलम 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 नेशनल करिकुलम करिकुलम फ्रेमवर्क। फ्रेम फ्रेम फ्रेमवर्क फ्रेमवर्क नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क। यह कब आया था? यह